दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 2 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है और त्रैमासिक परीक्षा में जो भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सब हमारे क्या है क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। ओके, इसलिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट क्वेश्टन बैंक आपको तैयार कराते जा रहा हूँ। तो ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें मैं दोस्तों आपको कंप्लीट वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। टोटल आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 5 अध्याय हैं। पहले क्रम से 4 अध्याय हैं और आपका पाइतंत्र अध्याय भी। ओके, तो टोटल आपके 5 अध्याय हैं, जिनमें से मैंने आपको सभी अध्यायों के वस्तुनिष्ठ आपको कंप्लीट करा दी है पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो में। अब क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। ओके, तो हम क्या है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं सभी आपको क्या बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हमारा अध्याय 1 आ जाता है, इसके हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इसमें दोस्तों हमारे क्या है शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन आपके सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लघु बीजाणु अथवा परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो देख लेते हैं कैसे डायग्राम को बनाना है। तो एक आपको परागकण का चित्र बनाना है। तो परागकण का चित्र आपका ये रहने वाला, बहुत ज़्यादा सिंपल है आपको। ओके, इस बार से रहने वाला है आपका एक आपको वृत्त बना देना, अंदर वृत्त रहने वाला है, अंदर वाला वृत्त हमारा केंद्रक हो जाए। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपका है इसका लिक्विड इसमें दिखा देना है, तो आपको साइटोप्लाज्मा हो जाएगा। ओके, एक बार झिल्ली सी बना देना तो बाह्य चोल हो जाएगा, फिर अंतःचोल हो जाएगा आपका। बस आपका एक परागकण बन जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पोलिनियम का चित्र बनाइए। तो इसे देख लेते हैं। तो पोलिनियम का चित्र किस बार से रहने वाला, तो ये आपका पोलिनियम का चित्र आप देख सकते हैं। ये आपका रहने वाला है पोलिनियम का चित्र। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वपरागण के 2 महत्व लिखिए। और परागण किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए, फिर स्वपरागण की कोई 2 हानियाँ लिखिए। पहले तो आपको बनाना है स्वपरागण के आपको महत्व। तो इसे देख लेते हैं। तो स्वपरागण के हमारे महत्व ये क्रम से दिए हुए हैं कि इसमें एक पुष्प के परागण कण उसी पुष्प की परिक्राम में करते हैं। इसके जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वपरागण होता है उसमें कोई माध्यम की जरूरत ही नहीं है और यह द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तो ये उसकी हो जाती है। इसकी महत्व या विशेषता भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं उदाहरण देना है। तो जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प की जाति के पुष्प दूसरे पुष्प की वर्तिका का पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं परागण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं स्वपरागण परपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागण की 2 हानियाँ बतानी है। तो देख लेते कौन कौन सी आपकी हानि रहने वाली है। तो प्रत्येक पीढ़ी के बाद संतानें कमजोर होती चली जाती हैं, नई जाति एवं किस्म के बनने की संभावना कम होती है। तो ये आपके दिए हैं स्वपरागण की हानियाँ। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है परपरागण के कोई 2 लाभ बताइए। बैगिंग किसे कहते हैं, तो इसे देख लेते हैं हम। परपरागण के आपको लाभ पूछे जा रहे हैं। तो परपरागण से रोग अवरोध नई जातियाँ तैयार की जाती हैं। परपरागण से अनुवांशिक पुनर्संयोजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आपके लाभ। बैगिंग किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया है। बैगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परमाणु में आपका परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बैगिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं विपुंसिक पुष्पों की थैली से ढककर इसके वर्तिकाग को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विपुंसन किसे कहते हैं, आभासी फल किसे कहते हैं और टैपिटम के कोई 2 महत्व आपको बताना है। तो विपुंसन देख लेते हैं। तो विपुंसन क्या है, मादा जनक के पुष्पों से कलिका अवस्था में पराग कोशों का चिमटी द्वारा काटकर अलग कर देना क्या है विपुंसन कहलाता है। 2 नंबर में आता है। तो 2 लाइन में किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है वो मैंने आपको बताया है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आभासी फल किसे कहते हैं। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है आभासी फल या असत फल कहलाते हैं, जैसे आपका शिव फल। ओके, फिर टैपिटम के 2 महत्व पूछे जाए। तो ये टैपिटम के महत्व दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। ये टैपिटम के महत्व हो जाते हैं। तो कंप्लीट हो जाता है। तो अब दोस्तों हमारे आ जाते 3 नंबर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी तथा गुजु बीजाणुधानी में 3 अंतर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। ओके, इसे क्या है लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन भी कह सकते हैं। ये आपके दिए हैं क्रम से 3 आपके अंतर और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 24 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो पढ़ के दोस्तों आपको इसे रखना है। ये आपका देख सकते हैं, ये पूरा आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके आगे आपका एक चौथा पॉइंट भी है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ये आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका ये रहने वाला है एक आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र है। तो इसे आपको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और सिंपल रहने वाला। मैंने आपका क्या रहता है थोड़ा डिफिकल्ट नाम, तो आपको क्या है चित्र बना के एक बार नाम लिख लीजिएगा तो आपका क्या तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मादा युग्मविद के एक बीजाणु विकास को लिखिए।
तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। 30 नंबर का सॉल्यूशन, मादा युग्मोद्भिद के एक भुजाणुच विकास को आपको बताना, तो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। तो आपको इसमें क्या तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पुष्प द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 विधि लिखिए। तो पुष्प द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए कौन सी विकसित की गई है विधि? तो ये आपका दिया हुआ दोनों विधि के नाम, पहला आपका डाइकोगेमी, दूसरा आपका स्व असंगतता। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, लेकिन कम ही इंपॉर्टेंट जो आपके पहले बताए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 30 संलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है लिखिए। तो ये आपका दिया है 30 संलयन के बारे में। ओके, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। पहले तो आपको 30 संलयन बस केवल 2 नंबर में आ सकता है। ओके, इसके बाद यह कहाँ होता है, कैसे संपन्न होता है, तो ये आपका पूरा बताया जा रहा है। इसका पूरा आप क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 16वां, असंग जनन क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, असंग जनन बताया जा रहा है। फिर महत्व पूछा जा रहा है, तो 3 आपको यहाँ महत्व भी बताए जा रहे हैं। यह संकरोज को बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि संतति अनुवांशिक रूप से मात्र पादप के समान होती है। दूसरा, यह उन पौधों के लिए उपयोगी है जहाँ यौन प्रजनन सफल नहीं होता या कठिन होता है। क्रम से दिए हुए हैं असंग जनन के महत्व, कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पराकण भित्ति रचना में टेपेटम की भूमिका लिखिए। पराकण भित्ति में टेपेटम की भूमिका बतानी है, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा सिनर्जिज की स्थिति एवं कार्य लिखिए। तो ये आपका रहने वाला इसका आंसर, सिनर्जिज की स्थिति आपको बताया जा रहा है, फिर इसके आपके कार्य बताए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। ओके, तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ दूसरा कार्य, पहला कार्य, 2 कार्य, 2 कार्य सिनर्जिज के बारे में बताया जाए, 2 कार्य आपको दिए हुए हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है कि आपको अंतर बताना है। किस किस में अंतर बताना है? एक तो आपको बीज पत्रधार और बीज पत्र में अंतर बताना है, दूसरा आपको अध्यावरण एवं बीज चोल में आपको अंतर बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है, बीज पत्रधार और बीज पत्र में अंतर। नेक्स्ट है आपका अध्यावरण और बीज चोल में अंतर। ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। दोनों के आपके अंतर दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों से ये वाले क्वेश्चन है, तो इसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला इसमें हमारा, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है लिखिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर दोस्तों आपका रहने वाला है, पुष्प का अंडाशय ही निषेचन के बाद फल की रचना करता है। अंडाशय अतिरिक्त जब अन्य भाग जैसे पुष्पासन, पुष्पक्रम आदि फल का निर्माण में भाग लेते हैं, तब ऐसे फल को आभासी असत फल कहते हैं। तो पूछा जा रहा है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? पुष्प का जो पुष्पासन मासल होकर फल का प्रमुख खाद्य बनाता है, अतः सेब को क्या आभासी फल कहा जाता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा, प्रसूति क्या है? प्रसूति किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, प्रसूति क्या है और प्रसूति किस प्रकार से समाप्त की जाती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुगुणता क्या है? इसे व्यावसायिक रूप से कैसे कर सकते हैं? तो बहुगुणता के पहली बात बताया जा रहा है कि वह स्थिति जिसमें एक बीज के भीतर एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाए, वो आपकी क्या है, आपकी बहुगुणता कहलाती है। अब इसके साथ ही आपको बताना व्यावसायिक रूप में कैसे उपयोग करेंगे। तो इसका आपका दिया हुआ है कि पौध प्रजनन में इस उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ऊर्धक संवर्धन में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई जीव विज्ञान का विद्यार्थी वृद्धि कारकों का उपयोग करके अनिषेचित जनक को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेचित जनक कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ये बता सकते हैं कौन सा फल चुनेंगे पर क्यों चुनेंगे, वो भी यहाँ बताया जा रहा है। स्क्रीनशॉट लेकर अगर तैयार करना तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, विपुंसक से क्या तात्पर्य है, विपुंसक के बारे में बताया जा रहा है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, पूरा दिया हुआ है, यहाँ तक आपका क्या है कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। आगे 206वां स्किप कर दिया है, फिर 7वां क्वेश्चन मतलब यहाँ से हम नेक्स्ट वाले से देख लेते हैं।
पहला है बैगिंग तकनीक क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो देख लेते हैं। तो बैगिंग तकनीक और पादप जगत में उपयोगिता आपको बताना है। सॉल्यूशन दोस्तों आपके इस पास से रहने वाला है। तो बैगिंग तकनीक और पादप जनक में उपयोगिता ये हो जाता है आपका, जो बैगिंग तकनीक बता दिया है। इसके साथ ही पादप जगत में कार्यक्रम में इसकी क्या उपयोगिता है वो भी हम देख लिया। नेक्स्ट है सत्य फल एवं आभासी फल में अंतर लिखकर उदाहरण दीजिए। यानी मैंने आपको बताना सत्य फल क्या है, आभासी फल क्या रहने वाला, उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो सत्य फल का ऐसे फल जिनका विकास केवल अंडाशय में होता है, सत्य फल कहलाते हैं। जैसे आपका आम टमाटर हो जाता है। आभासी फल ऐसे फल जिनका निर्माण क्या अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल पुंज आदि में भाग लेता है, वो आभासी फल कहलाता है। जैसे हमारा सेब है, नाशपाती है। कंप्लीट हो जाता है। जैसे वायु परागण हेतु परागण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए लिखिए। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, सिंपल है, आपको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यक्का पौधे एवं मोथ के बीच आपको क्या है संबंध बताना है। जैसे क्या है सलम कहते हैं। तो देख लीजिए यक्का पौधा और आपके सलम के बीच संबंध। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे आपका ये रहने वाला क्वेश्चन, तो इसे आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं सेकेंड जो आपका दूसरा अध्याय है उसके क्वेश्चन आंसर। दूसरा अध्याय हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है शुक्राणुजनन को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं की जनन कोशिकाओं अर्धसूची विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। इस क्रिया को हम क्या है शुक्राणुजनन कहते हैं। आगे आपको क्या है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको क्या है सीख लीजिएगा। नाम के साथ आपको सीखना है, नामांकित चित्र पूरा सीखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये आपका रहने वाला है डायग्राम। वो इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉर्पस लुटियम एवं एक्रोसोम के कार्य लिखिए। कॉर्पस लुटियम के कार्य दिए हैं, एक्रोसोम के कार्य दिए हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेती है। तो नेक्स्ट एक स्त्री समान 50 वर्ष की आयु के पश्चात गर्भधारण नहीं कर सकती है, क्यों। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका रहने वाला है वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो इसे आप सीख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है प्रसव क्या है परिभाषित कीजिए। तो इसका दोस्तों आपका ये दिया हुआ है गर्भ की अवधि के पूरा हो जाने से गर्भाशय भित्ति में तीव्र संकुचनों के कारण शिशु के योनि मार्ग से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेसेंटा के आपको कार्य बताना है। प्लेसेंटा को क्या है अपरा भी कहते हैं। प्लेसेंटा की भी हम कार्य देख लेते हैं। तो ये आपके क्रम से यहाँ से आपके दिए हुए हैं कार्य। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं। पहला अपरा भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। माँ के रक्त में उपस्थित पोषक तत्पदार्थ को क्या है रक्त से क्या है भ्रूण तक पहुँचाता है। अपरा भ्रूण के श्वसन व उत्सर्जन में मदद करता है। तो इस पास से आपका दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन ग्रेफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन ग्रेफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या हैं लिखिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक आपके दिए हुए हैं। फ्रूक्टोज है, कैल्शियम आयन है और कुछ एंजाइम और आपकी ये सब रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ध्रुवीय पिंड अंड जनन के दौरान ही बनते हैं किंतु शुक्र जनन के दौरान नहीं बनते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तो इसे आपको तैयार करना है और यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताया जा रहा है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आया था, 24 में क्वेश्चन आया था। तो सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है वृषण में होने वाली शुक्रजनन की प्रक्रिया का शरीर के समान ताप से 2 से 30 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है।
ये आपका दिया मानव शरीर में उदर गुहा का तापमान शरीर के तापमान से समान अर्थात 37 डिग्री होता है। अतः ऐसी स्थिति में शुक्रजनन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती पाती, जिससे क्या है बनता उत्पन्न हो जाती है। ये आपका दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप ये दिया हुआ, पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा। बस एक बार ऐसे तो आपका ऐसा क्वेश्चन है कि एक बार आप पढ़ेंगे तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो आपको कई सारे कारण दिए हुए हैं। ओके, तो थ्योरी में दिया हुआ है, चाहे तो आप ऐसे क्या पॉइंट बाय पॉइंट बना कर लिख सकते हैं और इसके आगे आपका ये रहने वाला है। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन क्या है, परिभाषित कीजिए। तो इम्प्लांटेशन क्या है, परिभाषित कीजिए। तो इसका देखिए आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमें पूरा आपको है, अब इतने सारे क्वेश्चन है कि एक पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। अगर आपको इसमें अच्छे से तैयार करना है तो आप तैयार कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन ये दिया हुआ है पूरा, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रजनन अंडजनन से किस प्रकार भिन्न है? यानी शुक्रजनन और अंडजनन में आपको क्या अंतर बताना है। तो आपके ये रहने वाले शुक्रजनन और अंडजनन में अंतर, तो अच्छे से आपको यहाँ तैयार कर लेना है। ओके, और जैसे भी देखिए यहाँ क्वेश्चन आप देखिएगा, एक बात देखें हम, तो 3 दिए क्वेश्चन, इसके भी 3 दिए, उसके अथवा में दिए। यानी आपके टीचर क्या करेंगे, आपको टीचर को यहाँ से क्वेश्चन 1 देना है, 3 नंबर 1 क्वेश्चन देना है। इन तीनों में से 1 क्वेश्चन देंगे, इन तीनों में से 1 क्वेश्चन देंगे। तो ऐसा करें कि आप एक ही साइड के 3 पढ़ लीजिए तो भी आप अच्छा रहेगा, तो भी आपका बन जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो टीचर एक ही साइड से 2 दे दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप क्या है, तो यहाँ से पढ़िए, 2 यहाँ से आपको पढ़िए। 1 आध 2 आपको जो लग रहा है कि याद नहीं हो रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, तो उससे छोड़ भी सकते हैं अभी के लिए। ओके, अगर आपको क्या त्रैमासिक परीक्षा है फुल स्कोर करना है, लेकिन लग रहा है 1-2 क्वेश्चन नहीं बने, तो ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस तरीके से आप पढ़िए कि आपको क्या हर प्रकार से कवर होता रहे। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ के, 2 क्वेश्चन यहाँ के, 1 छोड़ भी जो डिफिकल्ट लग रहा तो भी आपका क्या है उसमें एक ना एक फंसी जाएगा और आपसे वहाँ बन जाएगा पेपर में। ओके, ये भी आप तरीका कर सकते हैं। बाकी देखिए मैं तो आपको सब बताते जा रहा हूँ, जो आपको पढ़ना है, जो आपको सही लगे उसे आप पढ़ते जाइएगा। ओके, तो शुक्रजनन अंडजनन में अंतर दिया और इंपॉर्टेंट है आपका। एमपी बोर्ड एग्जाम ये 22 में क्वेश्चन आए हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम अभी की बोर्ड एग्जाम 2025 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ओके, उस समय मैंने पूरा तैयार कराए थे नोट्स, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, शुक्रजनन अंडजनन में आपको ये दिया हुआ अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पूरा आपका क्या है सीरीज से है, जो कि आपको क्या पूरा आपको बैच में पूरा दिया जाता है पीडीएफ मटेरियल। ओके, तो तैयारी कराई जाती है। तो आप भी क्या, अगर आप ज्वाइन करना है बैच को तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, उनका सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स बाय कर लीजिएगा बायोलॉजी का, तो वहाँ आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ओके, ये आपका यह है शुक्रजनन अंडजनन में अंतर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, एक माह में मानव अंडाशय में कितने अंडे निकलते हैं? यदि माता में समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो कितने अंडे मोचित हुए, कारण लिखिए। तो इसका दोस्तों आपका आंसर ये रहने वाला है, प्रति माह आंतरिक चक्र में अंडाशय से एक अंडा मोचित होता है। समरूप जुड़वा बच्चों को यदि किसी माता के जन्म दिया है तो अंड मोचित हुए होंगे। यदि जुड़वा बच्चे हैं तो अंडा युग्मज हो, तो यह भी उत्तर होगा। ओके, इस बार दिए से और अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, या ऐसे स्किप भी आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, समान प्रसव के लिए उत्तरदायी स्थितियाँ को लिखिए। तो देख लेते हैं। तो समान प्रसव के लिए उत्तरदायी स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये आपको क्रम से रहने वाली हैं। और यहाँ दोस्तों आपको क्या पॉइंट से बताया जा रहा है, गर्भावस्था की अवधि के बारे में बताया जा रहा है। ओके, नियमित गर्भाशय संकुचन ये पॉइंट है। शिशु की स्थिति और आकार, ये सब क्या स्थिति डिपेंड करती है आपके प्रसव में उत्तरदायी स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो यहाँ आपको 3 पॉइंटों के माध्यम से देखिए बताई जा रही हैं, जिसे पढ़ के आपको समझ के रखना है। कंप्लीट होता है या सिंपल आपका रहने वाला है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तैयार आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 4 नंबर का भी इस चैप्टर से आने वाला है। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है हमारा, शुक्रजनन किस प्रकार होता है, लिखिए और रेखाचित्र शायद आपको बताना है। तो शुक्रजनन किस प्रकार से होता है इसका दिया हुआ, शुक्रजनन के बारे में बताया जा रहा, फिर उसकी पूरी क्रिया दी है। जैसे पहला पॉइंट है गुणन प्रवस्था, तो दिखाते जाऊँगे, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ये पूरा डायग्राम रहने वाला, आप देख सकते हैं डायग्राम दिया हुआ है। प्रबद्धि प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था, और ये आपका रहने वाला है कायांतर। ओके, स्प्लिट से कायांतर, तो ये आपकी हो जाता है कंप्लीट। ये पूरा आपका शुक्रजनन की पूरी प्रक्रिया दी हुई है। नेक्स्ट हमारा, एकोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा कौन से अंग बनते हैं, लिखिए। तो एकोडर्म ये आपका क्रम से दिया हुआ है, एकोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के बारे में। ओके, क्रम से आपको यह तैयार ये पढ़ते जाना है। ओके, और ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। ओके, इससे पहले जो मैंने आपको शुक्रजनन का पूरी प्रक्रिया बताई वो आपको पढ़ के रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा, अंडजनन की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए शुक्रजनन वाला, अंडजनन वाला, तो पढ़ना है 4 नंबर से। ये 2 क्वेश्चन पढ़िए, ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है अगर सेकंड वाला, तो इसके आप
कर सकते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ अंडजन क्या है ये आपको बताया जा रहा है। अंडजन की आपको पूरा आपको व्याख्या भी करनी है। क्रम से चरण दिए में भी कुरण प्रावस्था बताई जा रही है, फिर आपका वृद्धि प्रावस्था बताई जा रही है, परिपक्वन प्रावस्था बताई जाए, फिर उसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये आपका अंडजनन का पूरा डायग्राम रहने वाला है, तो प्रैक्टिस आपको कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों ये मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुषों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है, पुरुषों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण, आवाज़ भारी हो जाती है, चेहरे पर मूछ व दाढ़ी निकल आती है तथा शरीर के अन्य भागों में बाल निकल आते हैं, शरीर सुदृढ़ और बलशाली हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं। तो ये आपके सब दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए अब ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो ये अभी आपको जस्ट बताई दी अंडजन क्या, अंडजन पर संक्षिप्त व्याख्या। ओके, और स्त्रीजनन तंत्र का भी नामांकित चित्र आपको पहले ही बताया था। तो ये हमारा क्या लगभग कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से उसमें आपको क्या है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो आपके अध्याय 2 के जितने भी क्वेश्चन आंसर तो वो मैंने कवर करा दिए हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा अध्याय 3। अध्याय 3 आ जाता है जनन स्वास्थ्य। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें हमारे सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर के आगे आपके 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी सॉरी टाइप के आने वाले। ओके, यहाँ टोटल 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, चलिए क्रम से देखते जाएंगे। पहला है पीतपिंड यानी कॉर्पस लुटियम के 3 आपको कार्य बताने हैं। ये आप यहाँ देखिए कार्य दिए हुए पीतपिंड, तो कॉर्पस लुटियम का कार्य है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करता है जो गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखते हैं। ओके, और प्रसव के बाद गर्भाशय व योनि को पुनः मूल अवस्था में लाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन आपका रहेगा कोशीय शुक्राणु विक्षेपण, जिसे ICSI कहा जाता है। ये क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। अभी मैंने आपको सेकंड नंबर को बता दी, थर्ड नंबर का है आंतराव चक्र क्या है, इसे देख लेते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी दी हुई आंतराव चक्र के बारे में, कंप्लीट इसे आपको तैयार कर लेना है। फिर तो आप इसे अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, और इसे अन्य नामों से भी आपका जाना जाता है, तो ये आपका लिखा आ सकता है। कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है किशोर अवस्था में यौन शिक्षा प्रदान करना क्यों आवश्यक है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, और ये ऐसे टॉपिक है कि पढ़ते ही आपको यहाँ ज़्यादा समझ में आपका आ जाएगा, सिंपल। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है चिकित्सीय गर्भ समापन किसे कहते हैं, जिसे हम क्या MTP भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि MP बोर्ड एग्जाम 22 में आया, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। ये पूरा उसके बारे में आपका दिया हुआ है। ओके, अब पूरा आप जब टॉपिक समझ लेते हैं अपने हिसाब से, पहले आप लिखते 2 लाइन 3 लाइन में आपको समझाना है, कैसे समझाना है। पहले आपको कोई चीज़ अगर पता होगी तो फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं रहती। ये पूरा आपको क्या तैयार कर लेना है। चिकित्सीय गर्भ समापन या MTP के बारे में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा है STI क्या है, प्रमुख STI कौन कौन से हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका दिया STI क्या है, प्रमुख STI के बारे में फिर आपको यहाँ बताया जा रहा है। पहले तो आपको STI के बारे में बताया जा रहा है, फिर उसके कौन कौन से रहने वाले हैं वो आपको दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय परिदृश्य में यौन संचालित रोगों के प्रमुख कारण लिखिए। यौन संचालित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा क्यों है। एमन्यू सेंसिटिव क्या है, इसका महत्व लिखिए। अब इसमें आपका एमन्यू सेंसिटिव इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, तो वो मतलब आपको छोड़ना नहीं है। अगर जैसे आपको कुछ कम पढ़ना है तो कम पड़ेगा, इनमें फिर भी आपको बता दें जिप्ट गिफ्ट में अंतर, वैक्सोटॉमी ट्यूबोटॉमी में अंतर, मतलब ये जो आप बताएं पढ़ के आपको रखना ही है। ओके, तो चलिए क्रम से इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। भारतीय परिदृश्य में यौन संचालित रोगों के आपको क्या बताने हैं कारण। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, और ये ऐसे टॉपिक है कि आपको क्या बिना पढ़ते ही, मतलब बिना पढ़े ही आपको समझ में आ जाएगा, मतलब देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। यौन संचालित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, तो उसके बारे में आपका ये बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद एमन्यू सेंसिटिव से पूछे जा रहा है, इसके उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MP बोर्ड एग्जाम 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया है। ये आपका दिया है एमन्यू सेंसिटिव के बारे में, तैयार आपको करके रखना है, पढ़ते ही आपको ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सिंपल आपके यहाँ जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है, ओके, शॉर्टी टाइप आते हैं और एकदम सिंपल आपके रहने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिप्ट और गिफ्ट में अंतर, वैक्सोटॉमी ट्यूबोटॉमी में अंतर। तो ये आपका दिया है जिप्ट और गिफ्ट में अंतर। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया हुआ है, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट इस बार से आपका दिया हुआ है। यहाँ मैंने थ्योरी में लिख दिया लाइन वाइज लाइन, आप इसे चाहें तालिका लिख सकते हैं, तालिका के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये आपका अंतर दिया, इसके आगे ये दिया। जैसे गिफ्ट में क्या होता है, निषेचन शरीर के बाहर में होता है, जबकि जो गिफ्ट में होता है निषेचन शरीर के अंदर में होता है। ओके, शरीर निषेचन शरीर के बाहर निलय में होता है गिफ्ट में,
गिफ्ट में क्या होता है, निषेचन शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इस प्रकार से आपके अंतर दिए हुए दो जो कि जोड़े में अंतर आपके दिए हुए, चाहे तो उसे आप तालिका के रूप में लिख सकते हैं। इसी बार से वैक्सोटॉमी ट्यूबोटॉमी में अंतर आपका दिया हुआ है। ये देखिए वैक्सोटॉमी क्या है, पुरुषों में की जाती है, ट्यूबोटॉमी महिला में की जाती है। ओके, अब जैसे टाइप 1 ने क्या है, पूरा तालिका नहीं बनाया, बाकी आपका डायरेक्ट आपको लिख दिया है कंटेंट। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है वैक्सोटॉमी ट्यूबोटॉमी इस प्रकार से दिया है। ये एक पॉइंट हो, एक पॉइंट ये है, आपका एक पॉइंट यहाँ रहने वाला है। 3-4 पॉइंट दिए हैं, तैयार आपको कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है बंधकरण क्या है, भारतीय परिदृश्य में इसकी उपयोगिता आपको पूछी जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे आपका गर्भ निरोधक उपायों की प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं। भारत में विवाह योग्य आयु लड़का लड़की हेतु पृथक पृथक रखी गई है, क्या उचित है। IVF क्या है, संतानोत्पत्ति में IVF की भूमिका लिखिए। तो ये आपका क्रम से सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे तैयार कर लेना है। IVF तकनीक के बारे में पूछा जा रहा, तो IVF तकनीक के बारे में आपका ये दिया हुआ है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो ये पूरा पढ़ते ही आपको, अगर एक भी बार आपने देखा होगा सुना होगा, चीज़ें आपको क्या है पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है, छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा को समझाइए। तो इसका आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला है। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसे भी एक बार आपको क्या है पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने की अपनाए जाने वाले 3 उपाय। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, ये आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है। बाकी जब मैंने अभी आपका इसको आंसर बताया था, इसका आंसर बताया था, तो वही आंसर इसमें जो आपको क्या आंसर यहाँ फिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट MTP क्या है, यह कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है और यह किस प्रकार उपयोगी है। ये आपका MTP के बारे में दिया है और किस प्रकार उपयोगी है वो आपको बताया जा रहा है, तो इसे भी आपको क्या तैयार कर लेना है। इस प्रकार से अध्याय 3 के भी हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सभी कवर करने का प्रयास किया है। अध्याय 4 रह जाता है, फिर आपका पाइथन वाला अध्याय है आपका, मतलब 2 अध्याय रह जाते हैं। ओके, तो उनको भी हम क्या है सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। जो सब आपको तैयार करते जाना है। अगर कुछ आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो नहीं आप स्किप भी कर सकते हैं, उनकी बजाय आप दूसरे वाली भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपके 12 क्वेश्चन है, तो 12 में से कम आप क्या है 6-7-8 क्वेश्चन पढ़ लेते तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, उसमें से क्योंकि क्या है पूरे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं आपके पेपर में, उसमें से कुछ सिलेक्टेड आपके टीचर देने वाले हैं, इसलिए आप क्या है कुछ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको तैयार करना है क्वेश्चन को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।